वेलकम टू सक्सेस निधि। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें अरिथमेटिक के सेक्शन से जितने क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सबसे जो सही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आसान तरीका होता है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। आने वाले एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं अरिथमेटिक सेक्शन से, तो इन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लें और समझ लें कि इन क्वेश्चंस को हम लोग एग्जामिनेशंस में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए और बी एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 30 डेज। उसी काम को बी और सी जो है वो 30 दिन में कर सकते हैं। इफ ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी, ए जो है वो सी के दोगुना क्षमता वाला आदमी है, यानी कि ए जो है दोगुना काम कर सकता है। देन इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी जो है वो अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या हो सकता है देखते हैं। पहले हम डेटा को लिख लेंगे। ए प्लस बी कितने दिनों में, 20 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में, 30 दिनों में। अब यहाँ पे और एक डेटा दे रखा है a इज ट्वाइस गुड एज, मतलब a जो है वो c का दोगुना है, तो यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 2c। अब a इज इक्वल टू 2c लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि a के जगह पे हम 2 बार c को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो इस इक्वेशन का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इस a के जगह पे 2 बार हम c का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना लेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन किस तरह से बन गया, c प्लस b इज इक्वल टू 20 और c प्लस b प्लस c 30 है तो c प्लस b भी 30 ही होगा। अब यहां से हम अगर माइनस कर देते हैं इसको तो हमारे पास c का वैल्यू आ जाएगा। तो c का वैल्यू माइनस करने का क्या तरीका है, 30 इंटू 20 और 30 माइनस 20, यानी कि यहाँ पे 10 लिखेंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ ब्रेक कर देता हूँ। दो लोगों का काम का जो दिन है वो अलग अलग अगर दिया रहता है तो हम लोग उसका एक जन का निकालने के लिए हम लोग माइनस करते हैं। कैसे, उसका फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 बाय d2 माइनस d1, यानी कि जो बड़ा होगा उससे छोटा को माइनस कर देते हैं सिंगल निकालने का। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको 1 यूनिट मान लेते हैं और इसको एक अगला यूनिट हो गया। तो सी भी कॉमन है यहाँ सी का, तो सी का हम लोग निकालेंगे कैसे, 30 इंटू 20 और फिर 30 में 20 को माइनस करेंगे तो 10 निकलेगा। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है 60 डेज, यानी कि सी का जो वैल्यू है, सी अकेला इस काम को 60 डेज में कर सकता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन सी का नहीं है, सी बोला है बी कितने दिन में कर सकता है। तो बी का निकालने के लिए हमारे पास देखिए, बी का निकालने के लिए बी प्लस सी का एक इक्वेशन है हमारे पास, बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 और सी का अलग से दिया गया है, सी का कितना 60 दिया गया है। अब वही तरीका यूज करेंगे, यहाँ पे सी कॉमन है, बी का माइनस करके निकाल सकते हैं। तरीका वही होगा 60 इंटू 30 बाई 60 माइनस 30, यानी कि 30। इसको काटेंगे तो बी भी कितने दिन में करेगा इस काम को, 60 डेज में करेगा। आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए और बी एक काम को 10 डेज में कर सकता है। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ए कितने दिनों में कर सकता है, 15 डेज में। अब कहा है इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, मतलब ए जो है, बी जो है वो एक दिन में सिर्फ हाफ काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को समझना है। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, बी पूरे दिन काम नहीं करता है। बी अगर पूरे दिन काम करता तो हमारे पास देखिए कितना दिन लगा था इस काम को कंप्लीट करने में, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी में ए को माइनस कर देंगे तो यहाँ बी का निकल जाएगा, माइनस करते हैं। फिर पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने सीखा है 15 इंटू 10, 15 में 10 को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 3 15, तो हो गया ए बी का निकल रहा है 30 डेज में। मतलब बी जो है वो पूरे काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उसने हाफ ही डे काम किया। अगर हाफ डे काम करता है तो 30 डेज की जगह उसको कितना लग जाएगा, 60 डेज लग जाएगा। ठीक है,
अब 60 डेज लग जाएगा बी को काम करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी दोनों काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटा है कि ए पूरे काम को 15 दिन में करता है, ए तो पूरा दिन काम करता है, और बी जो है आधा दिन करता है, तो उसको 60 डेज लगेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी का दोनों का काम निकालने के लिए क्या तरीका यूज करेंगे हम लोग, 60 इंटू 30, और यहाँ पे दोनों का साथ में निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्लस कर देंगे, 60 प्लस 30 90, यहाँ से 3 में कटेगा और ये 3 2 जा 60, यानी कि 20 डेज में जो है दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक चीज समझना, इस क्वेश्चन को बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था। आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पे नजर डालेंगे और थोड़ा सा सेंस रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, मतलब ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। कब? जब ए पूरा दिन काम करेगा और बी भी पूरा दिन काम करेगा। इसमें से एक आदमी भी अगर आधा दिन काम करता है तो टाइम का जो वर्क है वो पूरा डबल होगा कि नहीं? तो यहीं पे आपका आंसर आपको यहाँ मिल जाता। हमको सिर्फ ये करना था कि ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं और बी हाफ डे अगर काम को वो आधा दिन करता है तो कितना दिन लगेगा। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे हो जाता कि बी पूरे काम को खत्म होने में 20 डेज का समय लगता है। आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता आंसर को, इसलिए सिंपली आपको आंसर यहीं पे मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर सेल इज 25% मोर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, हाउ मच परसेंट डज द डीलर गेन बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। क्वेश्चन को समझते हैं हिंदी से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने, एक डीलर ने एक सामान को खरीद के लाया कॉस्ट प्राइस पे, फिर उसको मार्क किया 25% हायर प्राइस पे, मतलब जितना मैं खरीद के लाया था उसने उस पर अंकित कर दिया एक दाम जिसका बढ़ाकर कितना परसेंट, 25% बढ़ाकर उसने किया। अब उस पर उसने एक डिस्काउंट अलाउ किया है, कितने परसेंट का, 15% का। तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो सपोज करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का बात है तो हम लोग 100 मान के आराम से कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसने मार्क कितना किया, मार्क किया 25% ज्यादा, यानी कि 125। अब डिस्काउंट जो है वो एमपी पर दे रहा है, यानी कि मार्क प्राइस पर वो डिस्काउंट दे रहा है 15% का। अब 125 का 15% कितना होता है वो निकाल के हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मेरा निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया परसेंटेज निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट हम लोग इसका 10% और 5% को जोड़ के 15% निकाल सकते हैं। तो 125 का 10% हो जाएगा 12.5 और 5% हो जाएगा 6.25। इसको जोड़ देंगे तो ये 15% आ रहा है मेरा। यहाँ पे हो रहा है आपका 18 यहाँ पे जोड़ते हैं तो 18.75 आ रहा है। ठीक है, तो 18 रुपए 75 पैसे का उसने डिस्काउंट दिया। अब 125 रुपए पे 18 रुपए 75 पैसे का वो अगर डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, यहाँ पे 0 माइनस करेंगे 25 आएगा, यहाँ पे 4 हो गया, 8 6 होगा, बाकी सब यहाँ कैंसिल आउट हो गया। यानी कि उसने 125 में 106 रुपए 25 पैसे पे सेल करा उसने उस सामान को। यानी कि अगर जिस सामान का दाम 100 रुपए था, अगर वो 106 रुपए 25 पैसे पे सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 6.25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सेल ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी ऑन 20% प्रॉफिट। ए ने एक सामान बी को 20% लाभ पर बेचा। बी सेल्स बैक द आर्टिकल टू ए ऑन 20% लॉस। अब बी ने उसी को ए को दोबारा बेच दिया 20% लॉस पर। इन द होल ट्रांजैक्शन क्या होगा इस पूरे ट्रांजैक्शन में, ऑप्शन से हमें आंसर देना है। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, सपोज करते हैं कि पहले दाम 100 रुपए था, 20% ए ने बी को दिया 120 पर। अब बी इसे लॉस पर दे रहा है, लॉस मतलब 120 का 20% उसने नुकसान करके दिया है। तो 120 का 10% होता है 12, तो 20% हो जाएगा 24, यानी कि 24 रुपए का नुकसान करके वो बेच रहा है किसको, ए को। अगर 24 रुपए का नुकसान कर रहा है तो यहाँ पे देखिए एक चीज यहां समझना है कि 24 रुपए का नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे उसको कितना हो जाएगा, 96 में वो बेचेगा। ठीक है, 96 रुपीज और 100 दाम था। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन लिखा ए लेफ्ट विथ नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल यहाँ प्रॉफिट कमाएगा वो। ए अर्न्स 20% प्रॉफिट,
20% प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा है क्योंकि 20% तो पहले ही कमा चुका था, ऊपर से इधर भी 4% वो एक्स्ट्रा कमा रहा है, यानी कि ए अर्न्स 24%। ए जो है वो 24% पैसा वो इसमें अर्न कर रहा है। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹2000 इन 3 years एट इंटरेस्ट 4% पर एनम। 4% वार्षिक दर से 3 साल के लिए 2000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कोई नहीं होगा। अब देख सकते हैं इसको सिंपली हम लोग 2000 रुपए का अगर 3 साल के लिए 4% के रेट मिल रहा है हमें, तो 3 साल में 12% रेट मिलेगा, है ना। तो बस आपको 2000 का 12% निकाल देना है। 2000 का 12% कितना होता है, 240 रुपए। सिंपल था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 44 kg एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स इज 38। 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 44 kg है। ओवरऑल वेट कितना हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स का, 880 kg। ठीक है, सम निकाल दिया हम लोगों ने। फिर रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 38 kg है। फिर 10 स्टूडेंट्स का ओवरऑल जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 380 kg। अब क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। टोटल सम कितना है, 0 8 8 16 8 3 11 1 12, यानी कि 1260 kg है ओवरऑल क्लास का। और ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। बस 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हमारा निकल जाएगा 3 चौके 12 3 दूनी 42 kg। अगला क्वेश्चन द डिफरेंस in CI and SI for 2 years on a sum of money is ₹320. If the SI for 2 years be 5760, the rate percent is। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर जो है वो 320 रुपए है। जो डेटा है उसको लिख लेते हैं एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर दिया गया है 320 रुपए, और साधारण ब्याज जो है वो 2 साल का 5760 रुपए है। और आपसे पूछा है रेट परसेंट कितना है। ठीक है, इसको बनाने से पहले थोड़ा बेसिक को हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए कि प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, रेट जो है वो 10% है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज को समझते हैं, इस क्वेश्चन को अभी भूल जाए, अभी जो बेसिक है उसको समझते हैं। अगर 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो सीआई जो होगा और एसआई जो होगा वो कितना होगा आप समझ सकते हैं। सीआई होगा 10%, प्रिंसिपल जो है 100 रुपए, 10% से हमारे पास टाइम है 2 साल का, यहाँ पे 2 साल लिखा हुआ है, 2 साल यहाँ भी देते हैं। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा 11 रुपए, ठीक है, और साधारण ब्याज जो मिलेगा वो होगा 10 रुपए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझते हैं, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया 2 साल में, 1 रुपए का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है साधारण ब्याज जो है 2 साल में इस प्रिंसिपल पर हमें कितना रुपए मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें 20 रुपए, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज सिर्फ दिया गया है 5760 रुपए। तो यहाँ पे समझते हैं साधारण ब्याज 20 रुपए मिल रहा है। अगर साधारण ब्याज 20 रुपए मिल रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। अब देखिए अंतर दिया गया है 1 रुपए और साधारण ब्याज है 1 साल का 10 रुपए। अगर वो एक हम लोग 10 से परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास मिल जाएगा 10% का रेट, जो कि हमारा 10% रेट था। अब इसी को बेसिक मान के अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है कितना, 320 रुपए। यहाँ पर कितना था, 1 रुपए था। और साधारण ब्याज जो 2 साल में मिल रहा है 5760 रुपए, 5760 रुपए, तो वो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल में मिलेगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16 0, यानी कि 1 साल में साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 2880 रुपीज। ठीक है, इसी का अगर हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं तो हमारा इसी तरह से रेट परसेंटेज निकलेगा, जो यहाँ 10% निकला था हमारा, तो वही चीज में क्वेश्चन में पूछा गया। इसको कट करेंगे, यहाँ से हम लोग काटेंगे 32 को 288 बार में, तो 9 बार में कटेगा। तो आसान था क्वेश्चन, 100/9%, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, two trains starting at the same time from two stations 400 km apart and going in opposite direction crosses each other at the distance of 230 km from one of the station. What is the ratio of their speed? स्पीड का रेशियो पूछा गया है। दो ट्रेन्स हैं, पहले बेसिक को समझते हैं। 400 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं। एक ट्रेन मान लेते हैं ए है, दूसरा ट्रेन है बी। इधर से ये जा रहा है, इधर से ये जा रहा है, और बीच में कहीं 230 किलोमीटर पर ये लोग मिलते हैं। अब कहा गया कि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है किलोमीटर अपार्ट, मतलब किसी एक ट्रेन, कोई एक ट्रेन जो है वो 230 किलोमीटर चलता है और दूसरा ट्रेन से मिल जाता है। यानी कि ए मान लेते हैं, वो ट्रेन ए है तो वो 230 किलोमीटर चला होगा। दूसरा ट्रेन कितना किलोमीटर चला होगा? दूसरा ट्रेन चला होगा 400 में 230 को माइनस कर देंगे तो 170 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, अब 170 किलोमीटर चला है। अब इसका स्पीड मान लेते हैं ए है, चलिए इसका स्पीड s1 मान लेते हैं, इसका स्पीड s2 मान लेते हैं। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, समझते हैं इसको, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इसने कितना चला है? 230। टाइम तो दोनों का सेम है क्योंकि दोनों मिले होंगे, ये भी सेम टाइम पे चला, ये भी सेम टाइम पे चला, तो उतना ही टाइम लगा है। टाइम को t से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका 170 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका टाइम बराबर है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो रहा है? ये स्पीड का रेशियो आपका 23:17 ही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करना नहीं था, आपको सिर्फ ये समझना था कि अगर स्पीड का रेशियो पूछा है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपका स्पीड का भी डिस्टेंस रेशियो होगा। क्यों होगा? देखिए, जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे इससे हम लोग क्या समझते हैं? डिस्टेंस जो है वो स्पीड का प्रोपोर्शन में है, डिस्टेंस जो है वो टाइम का प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर स्पीड और टाइम का अगर बात करें तो दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा जब समय सेम हो तब। एक चीज और समझ सकते हैं, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो, टाइम का भी रेशियो होगा जब स्पीड दोनों का सेम हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा स्पीड का रेशियो पूछा है, तो टाइम जो है वो क्या है? दोनों बराबर समय लगा रहे हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है? ये चल रहा है 230 किलोमीटर और दूसरा चल रहा है 170 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो कैसे सेम रहेगा? जब टाइम इक्वल हो। तो टाइम यहाँ पे बराबर है क्योंकि दोनों को सेम समय लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो 230 अनुपात 170 हम लोग आसानी से 23:17 निकाल सकते हैं।